नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10th NCERT मैथ फर्स्ट चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम आज से आपको सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की आपको बेसिक क्लास भी प्रोवाइड करवा दी थी और आज हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो हर बार लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी उनके परीक्षा में आपके आने के बहुत ही चांस हैं। तो हम आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो परीक्षा में आने के जिसके चांस हैं और इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो समपूर्णांक भी है, मतलब धनात्मक समपूर्णांक का रूप इनमें से किस प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है। तो आपको पता है जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक मैं आपको बताता हूं। धनात्मक पूर्णांक, तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो आपके होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे तक चलते जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर सम की बात और करी गई है। तो आप जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका 2 है, 4 है, आगे 6 है, ये आपके धनात्मक समपूर्णांक होंगे। धनात्मक समपूर्णांक कौन से होंगे? 2 4 6 8, आगे ऐसे ही जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम बोलेंगे धनात्मक समपूर्णांक। तो यहाँ पर आपको देखना है वो रूप कैसा होगा। मान लीजिए मैं m को लेता हूँ, तो m उसने क्या बोला है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए। तो m तो कुछ भी हो सकता है, मैं m की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी, कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पर m+1, मान लीजिए मैं m की वैल्यू यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ से मैंने 1 उठा ली। इसमें अगर मैं मान लीजिए इसमें देखो 1 जोड़ रहा है तो मैं 1 जोड़ूंगा तो ये 2 मिल जाएगा, ये तो धनात्मक समपूर्णांक है। लेकिन अगर मैंने इसमें से 2 लिया और फिर उसमें 1 जोड़ा तो ये 3 मिलेगा। तो 3 तो एक समपूर्णांक नहीं है, धनात्मक समपूर्णांक। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ, देखिए c को, तो c में क्या है 2m। अब देखिए 2 × m की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, धनात्मक संख्या हम क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक m के लिए आप कोई भी ले लीजिए। चाहे आप देखिए 2 ले लो, क्या m की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 5 6 7, कुछ भी आप जब यहाँ पे रखोगे तो आपको एक धनात्मक समपूर्णांक ही मिलेगा। देखिए अभी मैंने 2 रखा, अभी मैं 3 को रखता हूँ तो 3 2 जा 6। अब आप 5 को रख के देखिए, तो 5 को रखोगे तो ये 10 मिलेगा। अब आप 7 को रख के देख लीजिए, जब 7 रखोगे तो 2 × 7 आपको 14 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस 2m रूप के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम लेंगे तो हमको वो समपूर्णांक ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है 2m वो एकदम सही है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। वहाँ पर हमको धनात्मक समपूर्णांक पूछा गया था, यहाँ पर हमको धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपके होते हैं, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, ये 9 है, 11 है। यानी ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो हमको ऑप्शन दिया गया है, देखिए वो n दिया गया है, तो a में आपको n दिया गया है।
तो एन एक पूर्णांक है तो एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो हमको केवल समपूर्णांक की विषम पूर्णांक की धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें समपूर्णांक भी हैं और विषम भी हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब बी को अगर हम देखें तो ये है आपका n+1। तो अब आप n+1 को देखो तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी लूँ, चलिए मैं 1 ले लेता हूँ। अगर इसमें 1 जोड़ूंगा तो देखिए ये मुझको समपूर्णांक मिलता है। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो विषम मिलेगा, 3 लूँगा तो फिर सम मिल जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। और सी आपका, सी में 2n है तो n की वैल्यू में रखूँगा, मान लीजिए 2 रखूँगा तो मुझे सम मिलता है, वो हमने अभी देखा था। मान लीजिए n की वैल्यू 2 लोगे तो आप 4 मिल जाएगा, ये तो विषम पूर्णांक नहीं है। तो अब आपको मिलता है d 2n+1। यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, चलिए मैं 1 रख के देखता हूँ। तो 2 × 1+1 क्या मिलेगा, 2 + 1 यानी 3। देखिए विषम पूर्णांक है, धनात्मक। अब आप कोई और वैल्यू रख के देखिए, 2 रख के देखिए 1, तो देखिए 2 × 2 = 4 + 1 कितना मिलेगा, 5। तो देखिए 5 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 3 रख के देखिए तो 2 × 3 + 1, तो ये कितना मिलेगा, 6 + 1 यानी 7। तो देखिए इस रूप के लिए 2n+1 रूप के लिए मुझे प्रत्येक स्थिति में n के किसी भी मान के लिए मुझे क्या मिलेगा, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर डी 2n+1 करेक्ट है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको 4 युग्म दिए गए हैं, 14 35 और 18 25 31 93 और 32 और 62। इसमें से आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा जो युग्म है संख्याओं का सह अभाज्य संख्या है। तो जब हमने अपनी बेसिक क्लास बताई थी तो उसमें बताया था, चलिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या है, देखिए सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए मैं लेता हूँ आपका 2 और 15, यहाँ पे मैंने 2 और 15 लिया। इसमें ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म जब होगा जब इन दोनों संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, तभी मैं इस युग्म को सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कह सकता हूँ। यानी देखिए 2 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 × 1 मिलता है, और यहाँ पर 15 में करूँगा तो क्या मिलेगा, 3 × 5। अब आप देखिए क्या आपको कोई भी उभयनिष्ठ यहाँ पे गुणनखंड मिल रहा है, नहीं, केवल 1 के अलावा, 1 तो सभी में होता है। तो 2 संख्याओं के युग्म में अगर एक के अलावा अन्य कोई भी आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है, तब हम उस युग्म को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं का युग्म। तो आप यहाँ पर देखिए, अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 14 और 35 दिया गया है, तो इसका एक कॉमन जो फैक्टर है वो है 7। तो 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35। तो अगर हम 7 का भाग 14 में लगाएंगे जब भी चला जाएगा, और 35 में लगाएंगे तब भी चला जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 18 और 25, तो देखिए 18 को जब आप अगर इसके फैक्टर करोगे 18 के तो क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3, और आप अगर 25 के करोगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आप इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में आपको कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, नहीं, केवल एक के अलावा कोई भी नहीं मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्याओं का युग्म है बी आपका एकदम करेक्ट है, ये आपका सही आंसर है। 18 और 25 ये क्या है, ये है आपका सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 2 धनात्मक C और D पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से
इनका मासा Q होगा। जब C बराबर DQ प्लस R में R का मान क्या होगा। आपसे ये बोला गया है कि दो संख्याएं हैं C और D, तो इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो मासा निकाला गया है वो Q निकाला गया है यहाँ पर। तो आपसे ये बोला है कि R का मान क्या होना चाहिए कि इसका जो मासा है वो Q हो। तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है ये। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जब भी हम HCF निकालते थे, तो चलिए मैं आपको दो संख्याएं लेके दिखाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर मैंने 2 लिया और 6 लिया। तो इसका क्या प्रोसेस है कि जब मैं 6 में 2 से भाग लगाऊंगा, यानी बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग लगाते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो ये 6 मिल जाएगा। 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 0। तो आपको पता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 के बराबर इन दोनों का गुणनफल प्लस 0। तो 2 × 3 प्लस 0। तो इनका जो मासा निकल के आया वो कितना निकल के आया, देखिए 2। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 होता है तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये इन दोनों संख्याओं का मासा है। तो यहाँ पर ये संख्याएं हैं, यहाँ पर C और D हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R का मान जब 0 आएगा शेषफल में, शेषफल जब 0 आएगा तभी हम उन दोनों संख्याओं के मासा को, जिस संख्या से हम भाग लगा रहे होते हैं वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर Q तभी मासा होगा इन दोनों संख्याओं का जब R का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर A प्रश्न आपका इस प्रकार से हल होगा। ये 4 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो A होगा, R बराबर 0। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से चलिए हल कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जब हम मासा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एल्गोरिथम से, देखिए मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं इसको, कि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 130 का भाग हम 280 में लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 2 बार। तो ये मिल जाएगा आपका 260। यहाँ पे आप घटाएंगे इसको तो ये आपको मिलेगा 20। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 280 के बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल। तो 280 बराबर 130 गुना में 2 प्लस 20। यहाँ R बराबर 0 नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इसका अभी मासा नहीं हम बता सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 20 है, 20 का भाग 130 में लगाएंगे। तो 130 में हम लगाएंगे भाग 20 का, तो ये आपका जाएगा 6 बार। तो 20 को गुणा 6 से करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको, तो कितना मिलेगा आपको 10। तो देखिए यहाँ पर भी आपको शेषफल अभी भी 0 नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी हम अभी इसका मासा नहीं बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस 130 के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल। तो 130 बराबर 20 गुना में 6 प्लस 10। यहाँ R बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 20 में फिर इस 10 का भाग लगाएंगे। तो 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये 2 बार जाएगा और आपको 20 मिलेगा, शेषफल 0। यहाँ पर आपको शेषफल 0 मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 20 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 10 गुना में 2 प्लस 0। अब मैं कहूँगा कि R बराबर 0 है।
तो मैं कह सकता हूँ अतः मासा बरा, इन दोनों संख्याओं का मासा 130 और 280 का जो मासा होगा वो आपका होगा 10। तो इस प्रकार आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। साथियों, ये वो क्वेश्चन हैं जिनको पिछली सालों में पूछा गया है, तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवा रहे हैं जो पिछली सालों में पूछे गए हैं या इस साल उनके आने की पूरी संभावना है। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चनों को करते जाइए। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि ये एक आपको संख्या दी गई है 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है, कि आपको ये बताना है कि ये जो संख्या आपको दी गई है ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो संख्या आपको दी गई है, संख्या लिखते हैं पहले 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11। तो साथियों, आपको पता है कि हम भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी जैसे आप ऐसे समझिए कि आप अगर मैं आपको 9 लूँ तो 9 में देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, और आपका ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये आपको एक संख्या दी गई है, आपको बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक संख्या है और यहाँ से यहाँ तक ये एक संख्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो इसमें से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 11 मुझे कॉमन मिल रहा है। अगर मैं 11 कॉमन लूँगा तो देखिए 17 × 5 × 8 × 2 + 2 यहाँ मिलेगा, अगर मैं इसमें से 11 कॉमन लेता हूँ तो। और यहाँ पर देखिए अभी भी मुझे दोनों संख्याओं में से 2 मिल रहा है, तो मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो 11 × 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका 17 × 5 × 8 + 1। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि देखिए इसमें से इस पूरी संख्या में हम जब गुणा करेंगे तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो एक से ज़्यादा इसके मुझे गुणनखंड मिलते हैं। अतः मैं कह सकता हूँ कि अतः यह संख्या 2 व 11 से विभाजित है, तब मैं इसे एक भाज्य संख्या कह सकता हूँ, एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से ये एक भाज्य संख्या है। तो साथियों, आज हमने आपके लिए कुछ बहुविकल्पी और अतलग उत्तरीय प्रश्न लेके आए थे, जिनको हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवाया है। तो अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर हम आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगले जो आप एग्ज़ाम दोगे 2021 में, उसमें आने की संभावना है और या वो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको पहले उनका बेसिक कराऊंगा। तो मैंने इसका बेसिक पहले आपको करवा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं क्वेश्चन जब भी कराता हूँ तब साथ साथ आपको बेसिक बता देता हूँ। तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा पूरा विश्वास है आप मेरे साथ अगर तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अगर मेरे साथ आप तैयारी करते हो तो बहुत ही अच्छे आप मार्क्स लेके आओगे। तो चलिए अब हम इससे आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।